हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखकर अनुमान लगा लिया होगा कि इस वीडियो में जो है हम लोग किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रैखिक तथा द्विघात समीकरण यानी कि लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और हम आपसे एक वादा किए थे कि जो है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात रैखिक तथा द्विघात समीकरण पे एक सेपरेट वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसको जो है देखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं और इसमें जो है रैखिक तथा द्विघात समीकरण के बारे में फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे कि आखिर होता क्या है और इससे रिलेट करता हुआ जो भी कॉन्सेप्ट और जो भी फॉर्मूले बन जाते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इस चैप्टर से रिलेट जो भी क्वेश्चन अब तक जो है बिहार आईटी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं उसके बारे में भी जो है इसके अदर आने वाले अगले वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। यानी कि इस वीडियो में जो है सिर्फ हम लोग द्विघात समीकरण और रैखिक समीकरण के जो है इंट्रोडक्शन जो है और इससे रिलेट कर जो भी आपका फॉर्मूले वगैरह बनते हैं उसको जानने वाले हैं। तब जो है इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। यानी कि जब तक हम इससे इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे तब तक जो है हमारा क्वेश्चन बनेगा। यदि आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो इसके बाद आने वाला क्वेश्चन वाला जो वीडियो होगा सिर्फ आप क्वेश्चन देखकर आप उसका आंसर पिक कर पाइएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले अदर वीडियो का भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ, टॉपिक की तरफ। तो यदि आप बात करते हैं रैखिक तथा द्विघात समीकरण की तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को रैखिक के बारे में जो है चर्चा करना पड़ेगा। अर्थात रैखिक जो है क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में। तो रैखिक समीकरण यानी कि सबको ज्यादा डिटेल में जो है हम लोग नहीं जानने वाले हैं कि डिफिनेशन क्या होता है या इसका जो है प्रकार क्या होता है, इसका क्या क्या मतलब, इसके अंदर जो भी अंदर की बातें होती है जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए जो है पढ़नी पड़ती है उसको उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करने वाले हैं। हमको जो है एंट्रेंस एग्जाम पास करना है, उसको देखते हुए जो भी इससे रिलेट करता हुआ कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे जिससे हम लोगों को का जो है क्वेश्चन जो है आसानी से बन पाए और आसानी से हम उस क्वेश्चन को आंसर पिक कर पाए जो है एग्जाम में। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण के बारे में पहले सब चर्चा कर लेते हैं। तो रैखिक समीकरण के बारे में यदि बात करें तो रैखिक समीकरण के लिए हम आपको 3 एग्जाम्पल लिखवाएंगे। क्या क्या, यदि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 2x इक्वल टू 0 1 और एक दो नंबर हम लिख देते हैं आपको 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 और 3 नंबर एग्जाम्पल हम आपको देते हैं x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। या फिर यही सिर्फ ले लीजिए 4 और 2 को हटा दीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे तीनों के तीनों जो है रैखिक समीकरण क्या है, तीनों के तीनों रैखिक समीकरण है बशर्ते इन लोगों का जो टाइप है वो अलग अलग है। यानी कि इन दोनों तीनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। यदि हम इसकी बात करें तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसमें जो है आप यदि देखेंगे तो सिर्फ इसमें एक चर इन्वॉल्व है। यदि हम आपसे बोले कि समीकरण क्या होता है, समीकरण का फॉर्म जो है डिफिनेशन हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आपका जो आपको ये जो कंफ्यूजन लग रहा है कि ये क्या है तो इससे रिलेट करते हुए कंफ्यूजन ना रहे। तो समीकरण वो होता है जिसमें यदि समीकरण का डिफिनेशन यदि हम लोग शॉर्ट वे में जाने तो समीकरण किसे बोल सकते हैं, समीकरण चर तथा अचर पदों से मिलकर बना ऐसा व्यंजक जिसमें बराबर का भी चिन्ह इन्वॉल्व हो वो आपका समीकरण कहलाता है। चर तथा अचर पदों के मिलने से बना ऐसा व्यंजन जिसमें बराबर इक्वल टू का भी चिन्ह हो उसे हम समीकरण कहते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे ये आपका क्या है, चर है, ये क्या है आपका चर है और इसमें अचर क्या है, अचर एक इसमें छुपा है ना जी, तो ये आपका अचर है। अब अचर और चर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इसको भी हम बता दें। चर क्या होता है, चर ऐसा मान होता है जिसका मान अलग अलग स्थान पर बदलते रहता है। तो x का मान यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, x का मान यहाँ पे तो आपने 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक गुना में इधर आएगा तो भाग में आएगा तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि x का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे x का मान अलग आएगा, यहाँ पे x का मान अलग आएगा। तो इस तरह जो है आपका ये चर जो है ये वेरिएबल होता है, इसका मान जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग जो है मिलता है, उसको हम लोग पाते हैं। लेकिन यदि अचर की बात करें तो अचर एक है, यहाँ पे भी अचर एक ही है। लेकिन
और यहाँ पे भी अचर एक है और यहाँ पे भी अचर एक ही है। तो ये एक जो है, एक को कहीं भी हम लिखे, किसी भी स्थान पर लिखे, तो इसको हम एक ही ना पढ़ेंगे कि इसको हम दो पढ़ देंगे, इसको दो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे x को हम 0 पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे यदि x का मान यदि 2 आ गया तो यहाँ पे तो 2 पढ़ सकते हैं ना, तो यहाँ पे तो अलग x का मान आ गया और यहाँ पे अलग आ गया। लेकिन इस एक का मान यहाँ पे 1 है तो यही हमेशा एक ही होगा। किसी भी स्थान पर इस अंक को लिखेंगे तो इसको हम एक ही पढ़ेंगे। इसलिए ये अचर, यानी कि अचर का मतलब उसका मान कहीं भी, यहाँ पे 1 है तो चंद्रमा पर भी 1 ही होगा, यहाँ पे 2 है तो चंद्रमा पर भी 2 ही होगा। तो यानी कि 1 2 3 4 5 ये सब जो होते हैं आपके अचर होते हैं। और x y z जो हम लोग मानते हैं ABC करके, जो भी हम लोग मान मानते हैं वो सारे चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, यानी कि उनका मान ज्ञात किया जा सकता है अलग अलग स्थान पे अलग अलग जो है प्रकार से। तो आई होप आप यहाँ पे चर और अचर समझ गए होंगे। तो चलिए हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम क्या बता रहे थे कि आपका समीकरण क्लियर हो गया, यानी कि चर और अचर के मिलने से ऐसा व्यंजक जो जिसमें बराबर का भी चिन्ह इन्वॉल्व हो वो आपका समीकरण कहलाता है। और यदि आप इस समीकरण की बात करें तो इस समीकरण को आप क्या कह सकते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण बोल सकते हैं, रैखिक समीकरण। आई होप आप बातों को क्लियर करके समझ पा रहेंगे। यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि ये क्या कैसा समीकरण है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 चर वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चर एक चर 2 चर है, तो इसलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण इसको बोल सकते हैं, रैखिक समीकरण। ओके, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे इसको आप क्या कह सकते हैं, 3 चर वाले रैखिक समीकरण या फिर बहुचर वाले रैखिक समीकरण। क्या कह सकते हैं, 3 या बहुचर वाले रैखिक समीकरण, 3 या बहुचर वाले रैखिक समीकरण। आई होप आप यहाँ पे बातों को क्लियर करके समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम इसको इसलिए लिखे ताकि आपका जो है रैखिक से रिलेटेड जो भी आपके समीकरण बन जाते हैं वो क्लियर हो जाए। तो रैखिक से रिलेट करता हुआ पहला समीकरण क्या था, 1x = 0। तो यहाँ पे x जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है, x + y = 0। तो यहाँ पे जो है ये समीकरण जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। x + y + z = 0। तो यहाँ पे जो है 3 या फिर बहुचर वाले रैखिक समीकरण वो हो गया। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को इस चैप्टर इस जो है वीडियो में सिर्फ हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आखिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण यदि दे दिया रहे क्वेश्चन में तो उसका मान फाइंड आउट कैसे करते हैं, और उससे रिलेट करता हुआ जो भी आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो है द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो यहाँ पे यदि आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यदि x का मान यदि देखिएगा तो x का मान कैसे निकाल सकते हैं, x = आप क्या यहाँ पे गुना है, एक इधर आएगा तो भाग में, तो x = 0 ही आएगा। और यदि यहाँ पे x = आप ज्ञात करेंगे तो x = तो आपका -y रहेगा, यानी कि यहाँ पे x का मान जो है क्या है एक्चुअली में ये तो नहीं ज्ञात हुआ। आपको यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या कर देता है कि एगो ये समीकरण दे देगा, एगो और आपको समीकरण दे देगा, और बोलेगा कि यहाँ से आप जो है x और y का मान इन दोनों समीकरणों में कंपेयर करके x और y का मान ज्ञात करें। तो इस तरह का समीकरण दे देगा और आपसे x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे 3 नंबर जो है समीकरण में देखेंगे तो ये आपके 3 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इसके बारे में जो है हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं जानना है। यहाँ पे यदि x और y का मान ज्ञात हो जाता है या फिर x और y का मान दे दिया रहता है और z का मान पूछता है, या फिर एगो का मान दिया रहेगा और एगो के मान से हम लोग इस और इसको देखकर एगो समीकरण बना लेंगे, अर्थात इसको भी हम लोग द्विचर जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करके तब जाकर 2 चर वाले रैखिक समीकरण से ही इस जो है 3 चर वाले या फिर उसके बाद वाले चर वाले जो है रैखिक समीकरण का जो है सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को इसके बारे में और आपका 1 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में नहीं जानना है, हम लोगों को क्या जानना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो सारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण से ही पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो आपको दे देता है x + y = 0, यहाँ पे दे देगा 3x + 2y = 0।
आपको दो गो इक्वेशन दे देगा और यहाँ से बोलेगा कि x और y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो x और वैल्यू का फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आप यदि 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आप इस तरह के जो है इक्वेशन से आपको x और y का वैल्यू मान जो है ज्ञात करना आता है। आई होप हम जानते हैं कि आपको आता है, लेकिन थोड़ा सा इसको जो है डीपली में समझते हुए थोड़ा सा यहाँ पे भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर x और y का मान ज्ञात करने का तरीका क्या क्या होता है और उस विधि से कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, इससे घबराने की बात नहीं है, पेशेंस रखिए, सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हम लोगों को x और y का मान ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए जो आपके रूल होते हैं वो 3 होते हैं। कितने रूल होते हैं? 3 होते हैं, 1 2 और ये आपका 3 हो गया, 3 को लिख दिए। अब देखिए 3 कौन कौन होते हैं। पहला तो होता है आपका प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। और दूसरे रूल की बात करें हम आपसे तो दूसरा विधि होता है आपका विलोपन विधि। यदि तीसरे विधि की बात करें तो तीसरा आपको होता है ब्रज गुणन विधि। अब देखिए जितना भी थोड़ा हमारे पास जो भी नॉलेज है उसमें से जितना भी निचोड़ है वो हम आपको निकाल कर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कहीं भी यदि गलती वगैरह कोई भी मिस्टेक हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम भी जो है आप ही से रिलेट करते हुए अभी आप ही के एज के टाइप के हैं, तो ज़्यादा ये मत लीजिएगा, ठीक है। तो हम जितना भी हो सकता है वो आपको देने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि हम थोड़ा सा भी कहीं भी मिस्टेक कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, हम उस पर जो है गौर करेंगे, देखेंगे कि या वाकई हम गलत है या फिर आप झूठ मूठ का नौटंकी कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे यदि प्रतिस्थापन विधि का जो है इंग्लिश का बात करते हैं, इसका इंग्लिश नेम क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड मेथड। ओके, और यदि विलोपन विधि की बात करें तो विलोपन विधि का क्या होता है? इलिमिनेंट मेथड। ज़्यादा थोड़ा सा हम बोल देते हैं ना तो थोड़ा हमारा आवाज़ लटपटाने लगता है, तो इससे ये नहीं होना है। और इसका जो होता है इंग्लिश नेम इसका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका जो है हमको जो है इंग्लिश लिखाने का मतलब यही था कि जो है आपका जो है जो भी व्यक्ति जो है सीबीएसई से होगा तो थोड़ा सा इसको आसानी से समझने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे जो है प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणन, ये 3 विधि जो है होती है जिससे हम x और y का वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम प्रतिस्थापन विधि से x और y का वैल्यू जो है फाइंड आउट करने का जो विधि है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिस्थापन विधि को देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से यदि ज्ञात करना होता है तो प्रतिस्थापन विधि का हम यदि आपको शॉर्ट वे में इसका मतलब बताए तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या कि एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रख देना, यानी कि एक का मान यदि आप ज्ञात कर लिए तो दूसरे जगह पे पुट कर दीजिए या फिर कहीं भी उसको प्रतिस्थापित करके वहां से दूसरे का मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे यही बात होता है प्रतिस्थापन विधि का जो है मतलब। तो यदि यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा इस इक्वेशन को और x y का मान ज्ञात करने का प्रयास कीजिएगा तो कैसे ज्ञात करेंगे? x + y = 0, 3x + 2y = 0 है। इक्वेशन नंबर 1 से यदि चलेंगे तो 1 से क्या है? x + y = 0 है। तो यहाँ से आप क्या कर लेते हैं? x को जो है x का मान ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात कर लेंगे? x = क्या होता है? क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे प्लस y इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा। और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। थोड़ा सा इसको और इधर ले जाते हैं, 3 मान लेते हैं। और यहाँ से इस 3 वाले इक्वेशन से क्या करते हैं आप? इक्वेशन से आप कोई भी इक्वेशन 1 या 2 में आप क्या कर देते हैं? इस x का मान पुट कर देते हैं।
या फिर हम एक में ही कर देते हैं, एक में नहीं सिर्फ दो में, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सिर्फ दो में। यहाँ पे आप बात याद रखिएगा, इक्वेशन दो में एक्स का मान पुट करने पर, यानी कि 3 वाले इक्वेशन से 2 में x इक्वल टू माइनस वाई पुट करने पर या फिर रखने पर। आई होप कि आपको बातें क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पे 2 नंबर इक्वेशन क्या है 3 और x का मान क्या है माइनस वाई है, तो x की जगह पर क्या रख देंगे माइनस वाई। यहाँ प्लस में क्या है 2y, तो प्लस में 2y इक्वल टू में 0। यदि आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे 3y माइनस में है, माइनस में y है, तो माइनस में 3y हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू आपका 0 हो गया। और यदि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा माइनस 3y आप प्लस में 2y कितना हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, तो माइनस वाई हो गया और माइनस वाई इक्वल टू 0, या फिर इसलिए यहाँ पे आपका y इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो आपका यहाँ पे y इक्वल टू 0 आ गया, तो आप यहाँ से x का मान जो है भी ज्ञात कर सकते हैं। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो x का मान यदि ज्ञात करना चाहेंगे तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस y के मान को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन एक में y इक्वल टू 0 रखने पर, तो एक नंबर इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो आप यदि y इक्वल टू 0 रखिएगा तो x अब प्लस में y इक्वल टू 0 है 0, तो यहाँ पे 0 प्लस में जाएगा तो 0 होगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे x का मान भी क्या आ गया 0 ही आ गया, क्या आ गया 0 ही आ गया। तो आई होप यहाँ पे बातों को समझ गए होंगे, यानी कि x का मान और y का मान यहाँ से आपका 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ पे x और y दोनों का मान वो क्या ज्ञात हो गया 0 ज्ञात हो गया। तो आप यदि यहाँ पे शॉर्ट में फिर से समझने का प्रयास करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि में क्या किए, पहले एगो इक्वेशन को उठाए और एगो इक्वेशन से x इक्वल टू आपका माइनस वाई आ गया, और इस माइनस वाई को इक्वेशन 2 में क्या कर लिए पुट कर दिए। तो जब पुट किए 2 में तो यहाँ पे माइनस 3y और प्लस में 2y हुआ, तो यहाँ पे कैलकुलेट किए तो माइनस 3y या प्लस 2y क्या होगा, जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह होगा, तो माइनस और बड़े अंक वाले में से छोटे अंक को घटा देंगे तो 3y में से 2y घट जाएगा तो माइनस y, तो माइनस y इक्वल टू आपका 0 आ गया, इसलिए y इक्वल टू आपका 0, यानी कि y इक्वल टू 0 आ गया। तो y का मान अब किसी भी इक्वेशन में रखिए, या फिर 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए या फिर 3 में रखिए, आपका जो है मान आ जाएगा। तो 1 में ही रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई के जगह पर 0 रख देते तो x इक्वल टू भी आपका 0 आ गया। तो यहाँ पे ये जो विधि है, ये रूल है आपका प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना। अब ज्ञात कर लेते हैं हम लोग विलोपन विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। तो विलोपन विधि से ज्ञात करने का भी तरीका जो है काफी सिंपल है। अब आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप जो है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस प्रतिस्थापन विधि से बनाया हुआ मेथड जो था उसको उतार लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। कोई भी एक आना चाहिए, देखिए हम तीनों बता देते हैं लेकिन तीनों में से कोई भी एक आपका रूल आ रहा है ना, तब आप इक्वेशन जो है एग्जाम में अच्छा कर दीजिएगा। एक ही आपको इक्वेशन से जो है रूल आना चाहिए आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। कोई भी एक आ गया रूल आप आराम से एग्जाम में इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो सिर्फ आपको x और y का मान ज्ञात करना होता है, और कोई भी आपके प्रतिस्थापन या फिर विलोपन या फिर बढ़त गुणन की कोई भी विधि मालूम है तो कोई भी विधि से सटा लीजिएगा, आंसर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे विलोपन विधि की बात करें अब, तो विलोपन विधि में क्या करते हैं 1 और 2 को देखते हैं, तो 1 और 2 को देखेंगे और कंपेयर करते हैं। कोई भी एक समीकरण को जो है कोई भी y या फिर x, किसी भी x या फिर y का मान जो है बराबर करते हैं। तो यहाँ पे यदि x में 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे विलोपन में क्या करते हैं, पहले x से दोनों समीकरण में x का मान बराबर करते हैं या फिर y का मान बराबर करते हैं। तो हम क्या कर देते हैं x का मान बराबर करते हैं। तो x का मान बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में 3 से गुना करना होगा। तो इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू 3 करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसमें क्या कर देंगे 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 3x प्लस में 3y इक्वल टू में आपका 0 आ गया। अब 3x 3y प्लस में 0 आ गया, ये तो आपका एक इक्वेशन ये भी बन गया, क्या बन गया आपका 3 नंबर इक्वेशन बन गया। अब क्या करते हैं, ये जो आपका नया वाला इक्वेशन बना है
उस नया वाला और ये आपका 2 नंबर इक्वेशन दोनों को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। तो यदि आप देखिएगा तो 3x और 3x दोनों मिल रहा है ना, यदि हम इक्वेशन 2 में 3 को घटाएं, 2 में से 3 को घटाएं तो आपका 3x 3x कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ y बचेगा और y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आप क्या कर लेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 -3 करेंगे, क्या करेंगे 2 -3 करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो 2 -3 करेंगे तो 2 कितना है आपका 3x प्लस में 2y इक्वल टू 0 और आपका 3 नंबर इक्वेशन क्या है 3x प्लस में 3y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यदि आपको घटाना है तो ऐसे क्या कर देते हैं, चिन्ह को चेंज करते हैं। घटाना में क्या करते हैं, प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया। और प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस में 2y माइनस में 3y कितना हो जाएगा, माइनस में y बचेगा और माइनस में y इक्वल टू आपका ये माइनस में 0 बचेगा या फिर आपका y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ भी 0 हो गया। तो अब y बराबर ज्ञात हो गया तो कोई भी इक्वेशन या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 तीनों में से किसी भी इक्वेशन में y इक्वल टू आप 0 रख दीजिए। y इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में रखने पर कोनों में रख दीजिए, आपका अब आंसर आ जाएगा। तो x में x आप प्लस y की जगह पर 0 रखिएगा, इक्वल टू में 0 है तो इसलिए आपका x बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और यही आपका सही उत्तर होगा। अर्थात x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आपका यहाँ भी आंसर आया। तो यहाँ पे दोनों जगह इसके पहले भी x इक्वल टू 0 आ रहा था, y इक्वल टू 0 आ रहा था प्रतिस्थापन विधि में भी, और यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी जो है रूल आप समझ गए होंगे। आपको क्या करना था, पहले कोई भी इक्वेशन का एगो चर का मान जो है, चर जो है उसको बराबर करना था। यहाँ पे एगो सिर्फ x को बराबर कर दिए, तो बराबर कर दिए तो पहला दूसरा और तीसरा घटा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है 3x और 3x कैंसिल आउट हो रहा है, सिर्फ y बच रहा है। तो सिर्फ y बचेगा तो आपको y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह y का मान ज्ञात हो गया और जब y का मान ज्ञात हो गया तो किसी भी इक्वेशन में y का मान पुट कर दीजिए, वहां से आपका विलोपन विधि द्वारा ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आप यहाँ भी आप विलोपन विधि भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब ब्रज गुणन विधि की बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप पॉज करके वीडियो को ले सकते हैं। ओके, चलिए अब बात आती है हमारा थर्ड नंबर रूल की, मेथड की। तो थर्ड नंबर मेथड क्या है आपका, ब्रज गुणन। क्या है, ब्रज गुणन। तो ब्रज गुणन से हम लोग सॉल्व करने का जो सटीक तरीका है वो क्या है, वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको हम यदि ब्रज गुणन की विधि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताएं तो इसको जानने के पहले आपको एक चीजें जो है जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, फॉर्मूला। यदि हम इक्वेशन के टाइप में लिखे तो a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, या फिर क्या कर देते हैं इसको प्लस में c इक्वल टू 0 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस में c इक्वल टू 0। और यदि इस इक्वेशन को थोड़ा सा भी अगर आगे बढ़ाएंगे तो इसको इस इक्वेशन को क्या और लिख सकते हैं, एक और लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ओके, आई होप कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। यदि इसको लिखें तो 3x प्लस 2y प्लस में 0 इक्वल टू 0 काहे लिख रहे हैं वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हमको इस फॉर्म में लाने के लिए इस इक्वेशन को इस तरह लिखना पड़ा, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे, जो है चीजें क्लियर हो जाए उसके लिए हम लिखे हैं। चलिए अब यहाँ पे एगो समीकरण ये हो गया और ये समीकरण दूसरा हो गया। ओके, यही ना होता है, इसी टाइप के ना जो भी आपके समीकरण बनते हैं उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यदि आप यहाँ पे बातों को समझेंगे तो इस टाइप में जो भी समीकरण बनेगा वो क्या होगा, आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। देखिए तो इसी टाइप में ये भी है कि नहीं, ये भी समीकरण है, ये भी इक्वेशन है। इसी टाइप में तो ये भी तो दो चर वाले रैखिक समीकरण था और है और रहेगा भी। और यहाँ पे भी जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आपका ये होता है सिंबल होता है, उसको किस तरह आप सिंबलाइज करवाइएगा, उसको किस तरह आप दर्शाइएगा, तो उसका दर्शाने वाला जो तरीका है
इस तरह आप दो चौबारे रैखिक समीकरण को दर्शाते हैं। तो ये आपके दो चौबारे रैखिक समीकरण का दर्शाने का है कि ये आपका सिंबल बोल सकते हैं, यानी कि दर्शाने वाला जो है आप स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ओके, समीकरण बोल सकते हैं। यानी कि इसी के फॉर्म में जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण सभी रैखिक समीकरण होते हैं। तो सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण इसी के फॉर्म में होते हैं, ओके। तो इस प्रजनन विधि से आपको x और y का मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या रखना होगा याद आपको? x बराबर y बराबर 1, ठीक है। इसको पहले देखने का प्रयास कीजिएगा। हम सिर्फ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि किस प्रकार आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं और यानी कि अंत समय तक यानी पूरे अपने उम्र तक आप इस फॉर्मूले को किस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको x का मान याद करना है ना, तो b1 c2 माइनस b2 c1। y का मान ज्ञात करना है तो आप क्या कीजिएगा, c1 a2 माइनस में c2 a1। एक का क्या लिखते हैं हम लोग, एक का a1 b2 माइनस में a2 b1। अब देखिए ये हम आपको एक फॉर्मूला दे दिया। अब इस फॉर्मूले को याद रखना है, आपको काफी समय तक याद रखना है। कैसे याद रखिएगा, इसको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको यदि x का मान ज्ञात करना है, x का मान, तो x का मान ज्ञात करने के लिए आप यहाँ से ऐसे, फिर ये कहाँ से आया इसको हम अभी बताएंगे। सिर्फ आप पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। x बराबर आपका यहाँ से आपका निकल कर आएगा क्या, b1 c2 माइनस में b2 c1 अपॉन c1 a2 माइनस में c2 a1। यदि y का मान पूछे, y का मान आपसे पूछे तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन में b1 c2 माइनस में b2 c1। देखिए अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कैसे समझिएगा, आपको x अपॉन में b1 c2 माइनस में b2 c1 लिखे हैं, इक्वल टू में y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 लिखे हैं, इक्वल टू में 1 अपॉन a1 b2 माइनस में a2 b1 लिखे हैं, ओके। अब देखिए यदि आपको x का मान ज्ञात करना है तो इस y की जगह पर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको तीसरा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यानी कि x का मान ज्ञात करने के लिए इसको यहाँ पे भेज दीजिए, और यदि y का मान ज्ञात करना है तो इसको यहाँ पे ला दीजिए। तो यदि आपको x का मान ज्ञात करना है तो इसको यहाँ पे लेके जाइएगा, तो हाई ऊपर चला जाएगा, ये बटा में क्या है, ये वाला है तो ये वाला। y का मान ज्ञात करना है तो ये वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और ये बटा में है तो बटा में है, ओके। अब यहाँ पे ये क्या लिखे हैं, यदि यहाँ से यदि y का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो इसको ऊपर लेके चले जाइए, अब बटा में इतना है तो इतना, और यदि यहाँ और यहाँ से x का मान ज्ञात करना चाहेंगे आप तो इसको ऊपर लेके चले जाइए, और बटा में इतना है तो इतना। तो आप किसी से भी कंपेयर करके यहाँ पे x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये बात यहाँ पे उठती है, या फिर यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि आप इसको याद कैसे रखेंगे। तो याद कैसे रखेंगे, इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट है याद रखने का। यदि x जो है ज्ञात करना है तो x को जैसे x को ऐसे झाँप लीजिए, x को झाँप लीजिए, ऐसे झाँप लीजिए। x ज्ञात करना है तो x को झाँप लीजिए, क्या बच रहा है, b1y प्लस c1, b2y प्लस c2, इतना ही ना बच रहा है। और देखिए तो b1 c2 अर्थात x को ज्ञात करना है तो b1 c2 से गुना माइनस b2 c1 से गुना करके घटा दिए हैं। यानी कि आपका यदि x का मान ज्ञात करना है, और x का मान ज्ञात करना है तो x के वाला का पूरा का छोड़कर इसमें b1 में c2 से गुना और माइनस में b2 में c1 से गुना, b1 में c2 से गुना माइनस में b2 में c1 से गुना। अब बात आ रही है y की, तो y को झाँप लीजिए तो बचेगा क्या, a1cx प्लस c a2x प्लस में c। तो यहाँ पे y को झाँपेंगे तो c1 में a2 से गुना, c1 में a2 से गुना, c2 में a1 से गुना, c2 में a1 से गुना करके घटा दीजिए, c1 में a2 से गुना, c2 में a1 से गुना करके घटा दीजिए। इक्वल टू में आपका क्या बच रहा है, 1। तो 1 कहाँ है,
वन थोड़ी दोस्तों, वन क्या है यहाँ पे, इसका यही ना अचर पद है वन, तो यहाँ पे अचर पद वन है, तो इसका यदि ज्ञात करने का प्रयास करेंगे तो इसका ज्ञात करने का, तो इस सी वाले को तोप दीजिए, अचर वाले वैल्यू को तोप दीजिए, अचर वाले वैल्यू को तोपिएगा तो क्या होगा, A1 में B2 से गुना और A2 में B1 से गुना घटाकर। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। x का मान ज्ञात करना है, x को तोप दीजिए B1 इंटू C2 B2 इंटू C1, B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1। y का ज्ञात करना है, y को तोप दीजिए आदियात में C1 इंटू A2 C2 इंटू A1, C1 इंटू A2 माइनस में C2 इंटू A1 इक्वल टू 1, यानी कि ये अचर वाले पद को यानी C वाले पद को झाप लीजिए। अब देखिए तो A1 इंटू B1 A2 माइनस B1, A1 इंटू B1 A1 इंटू B2 और माइनस में A2 इंटू B1, तो यहाँ पे ऐसे ज्ञात हो रहा है। और ये यदि आप ज्ञात कर लिए तो यहाँ से आप x का मान ज्ञात कर लेंगे, y का मान ज्ञात कर लेंगे, किसी में भी कंपेयर करेंगे, इसमें कंपेयर कीजिए x का मान ज्ञात करने के लिए इसमें कंपेयर कीजिए या फिर इसमें ज्ञात कीजिए कंपेयर कीजिए, y का मान ज्ञात करने के लिए इसमें कंपेयर कीजिए या फिर इसमें कंपेयर कीजिएगा। यदि y का मान इसमें कंपेयर कर ज्ञात कीजिएगा तो इसको ऊपर बैठा देंगे और बटा में ये वाला लिख देंगे, y का मान इसमें कंपेयर कीजिएगा तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, बटा में ये वाला रहेगा। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो आपको यदि x का मान ज्ञात करना है तो इस समीकरण का x का मान ज्ञात करना है, तो यदि आप यहाँ पे x का मान पुट कीजिएगा, x का मान ज्ञात करने के लिए पुट कीजिएगा वैल्यू, तो B1 इंटू B1 इंटू C2, तो B1 कहाँ है, क्या है यहाँ पे B1, यदि हम बात करें तो B1 है ये ना है, या फिर ये वाला हम मान लेते समीकरण, तो B1 क्या है, ये वाला है, तो B1 का जो है B1 यहाँ पे क्या है, B1 क्या है, कुछ नहीं है, तो एक ना है, तो एक हो गया, ये x बराबर ज्ञात करना है, x बराबर ज्ञात करना है, तो एक हो गया। और C2 क्या है, C2 क्या है, तो C2 का है 0 है, तो एक में 0 से गुना, माइनस में B2 इंटू C1, तो फिर B2 का है यहाँ पे फिर B2 क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस 2 इंटू में क्या गुना किया है, C1 से गुना किया है, तो C1 क्या है 0, तो फिर 0 से गुना, और बटा में क्या हो जाएगा C1 इंटू A2, तो C1 0 इंटू A2, तो 3 0 गुना 3, यहाँ पे 0 से गुना किया है, माइनस में C2 इंटू A1, तो C2 0 में 1 से गुना, तो 0 में 1 से गुना। अब आप देखिए हाई 1 में 0 से 0 फिर बटो में 0 में 0, तो यहाँ पे 0 ये भी आ रहा है, ये भी आपका क्या आ रहा है 0, या फिर इसको अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं, अनडिफाइंड अर्थात इन्फिनिटी, यानी कि बटा में कभी भी 0 आता है तो उसको अनडिफाइंड बोला जाता है, यानी कि इन्फिनिटी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका x का मान 0 आ गया। उसी तरह y का मान यहाँ पे ज्ञात कीजिएगा पुट करके, तो y का मान जो है आपका 0 ही आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमका आपको बताने का प्रयास ये था कि आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, इस फॉर्मूले से भी आप आसानी से जो है परस्पर विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं x और y का मान। तो यहाँ तो जो था आपका x और y का मान ज्ञात करने का था, और इससे रिलेट करता हुआ जो भी है आपको हम बता दिए, ठीक है, बनाने का तरीका। तो आपको या तो प्रतिस्थापन या फिर विलोपन या फिर ब्रज गुणन, तीनों में से कोई भी एक विधि से बनाने आता है तो आप सही है, आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर दीजिएगा। आपको ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाइये इक्वेशन हाइये वाला फॉर्मूला याद रखिए, या फिर ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ विलोपन वाला मेथड याद रखिए, या फिर ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रतिस्थापन वाला विधि याद रखिए। आप किसी भी विधि को याद रखिए, और किसी भी विधि से जो है आप x और y का मान ज्ञात करने आपको आता है तो सही है। सिर्फ हमको ये बताने का मोटिव ये था कि आप x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे और कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और इससे रिलेट करता हुआ कुछ महत्वपूर्ण जो है कॉन्सेप्ट होता है उसको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ पे बात करेंगे तो x और y का मान यहाँ पे क्या आया था 0 आया था, और सारे विधि से आपका 0 ही आ रहा था। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ, इसी में जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जो है जानना जरूरी होता है, यानी कि जो हम अभी लिखे हैं इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या हम लिखे हैं। तो हम दो समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण मान लिए हैं, एक a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या माने हैं a2 x प्लस b2
y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A1 B1 C1 क्या है, ये अचर है और ये आपका x और y चर है। तो आप यहाँ पे ये सारे बातें जो है अब तक जो है समझ पा रहे होंगे और समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे यदि बात किया जाए तो यदि आपका A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 आए, यानी कि इसके अचर पद और इसके अचर पद, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण बी के पहले x वाले चर वाले का अचर पद और ये 2 नंबर इक्वेशन का x का अचर पद का यदि रेशियो या फिर जो है आपका अनुपात वो आपका क्या आएगा, बराबर नहीं आएगा B1 तथा B2, अर्थात पहले वाले समीकरण के एक y वाले चर का अचर पद और दूसरे वाले इक्वेशन के y वाले चर का अचर पद का अनुपात बराबर यदि नहीं आए तो हल जो होगा वो केवल और केवल अद्वितीय होगा, यानी कि एक वो हल होगा, एक ही आंसर आएगा, यानी कि x का मान भी एक ही आएगा और y का भी मान जो है एक ही आएगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा। अब बात आती है इस दूसरे पॉइंट की, ये समझ में नहीं आया, एक बार और रिपीट करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट को देखें, यदि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इज डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 हो तो कोई हल नहीं होगा, यानी कि इसका जो हल होगा वो कोई भी हल नहीं होगा। इसमें x और y का मान आप ज्ञात नहीं कर सकते, x और y का मान नहीं निकलेगा। ओके, अब यहाँ पे यदि तीसरे वैल्यू के तीसरा नंबर पॉइंट की बात करें तो तीसरा नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 हो तो अनेक हल हो गए, यानी कि एक से अधिक, यानी कि अनंत हल होंगे, ठीक है। अनेक मतलब एक से अधिक हल होंगे, ठीक है, यानी कि x का मान एक से अधिक आएगा, ये वो तो ये भी करेगा, x और y का मान तो ये वो भी करता है, लेकिन उससे भी अधिक आ सकता है, x का मान अदर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो x और y का मान एक नहीं होगा, एक से अधिक होगा। ये फॉर्म में आएगा तब यदि हम इक्वेशन को देखकर इस तरह जो है कॉन्सेप्ट को समझें, इस तरह हम लेकर चले और आपसे देखिए दोस्तों, इसको हमारे बताने का मतलब यही है कि आपको एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन किस तरह दे देगा, इस तरह का इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा 2 को समीकरण दे देगा और बोलेगा कि इसका कौन हल होगा, हल होगा। तो इस फॉर्म में लिखेंगे और देखेंगे कि यदि A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है तो डायरेक्ट लिखेंगे कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यदि इस फॉर्म में आ गया A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, इस फॉर्म में आ गया तो बोलेंगे कि कोई हल नहीं होगा, इसमें सॉरी केवल एक हल होगा और इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और यदि इस फॉर्म में आ गया यानी कि तीनों यदि बराबर आ गया तो क्या कहेंगे, अनेकों हल होगा, इन्फिनाइट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी बातें आपका क्लियर हो गई होगी। तो इसमें थोड़ा सा वेन आरेख द्वारा भी जो है आपसे पूछा जाता है कि जो रेखाएं होंगी वो कैसी होगी। यदि आपका A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 के फॉर्म में आए तो इसमें जो रेखा बनेगी आपसे पूछ रहेगा कि यदि इस फॉर्म में आएगी तो रेखा क्या बनेगी, या फिर इस समीकरण का रेखा कैसा बनेगा, इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है। यदि हम जब हम क्वेश्चन लाएंगे ना तब आपको बताएंगे और उस समय आपका क्लियर हो गया किस तरह जो है क्वेश्चन पूछेगा। तो इस फॉर्म में जब रहेगा तो अब आपसे पूछेगा कि इसका रेखा जो बनेगा वो कैसा बनेगा। तो लाइन जो बनेगा रेखा, उसको हम लोग समानांतर रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है तो जो रेखा बनेगी वो क्रॉस मल्टीप्लाई बनेगी, यानी कि एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी, अर्थात इसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। क्या बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी, ठीक है। अब आपसे 2 नंबर पॉइंट का बोलेगा कि यदि इस फॉर्म में आ रहा है या फिर इस समीकरण का या फिर कोई भी अदर समीकरण देगा, अब पूछेगा कि यदि ये समीकरण है, इसका जो रेखा बनेगा वो किस फॉर्म में आएगा। तो उस समीकरण से हम लोग इस तरह के से लिखेंगे, व्यक्त करेंगे। और यदि आपका A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर आ गया और C1 बटा C2 के बराबर नहीं आ रहा है तो उसका कोई हल नहीं होगा, ये तो हो भी करेगा, लेकिन आपसे रेखा पूछा है ना तो कोई हल नहीं होगा, अर्थात समानांतर रेखा बनेगी। क्या बोलेंगे, समानांतर रेखा बनेगी, ठीक है, समानांतर रेखा बनेगी।
यदि इस फॉर्म में आ गया तो कौन सी रेखा बनेगी? समांतर रेखा बनेगी। आई होप आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। यदि आपका इस फॉर्म में आ गया, आपको इक्वेशन दे दिया और पूछे कि इसका जो रेखा बनेगा या एंगल बनेगा वो किस तरह का एंगल बनेगा, तो आपका क्या है, A1/A2 के फॉर्म में चेंज कीजिएगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के रूप में लिख लीजिएगा उसको, और तब देखिएगा कि तीनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। यदि तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे तो वो रेखा जो बनेगी वो कैसी बनेगी? संपाती। संपाती की मतलब का कि दोनों जो रेखा है हई एगो रेखा हो गया, एगो हई रेखा हो गया, दोनों रेखा एक एगो रेखा पर रहेगी, अर्थात इसका हल जो है कौगो होगा? अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। ठीक है, इसमें बिंदु की संख्या आपसे पूछे कि कौगो बिंदु है तो आप बता दीजिएगा, अनंत बोलिएगा, इन्फिनिटिव बोलिएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका रेखा जो बनेगा वो क्या बनेगा? संपाती रेखा बनेगी। ठीक है, संपाती रेखा बनेगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा बनी है, तबे ना एक एगो हल, यानी कि एगो बिंदु मतलब एगो हल। ठीक है, अब यहाँ से ऐसा समझिए, एगो बिंदु मतलब एगो हल, कोई हल नहीं मतलब एको गो बिंदु नहीं है, कहीं प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं प्रतिच्छेद कर रही है, समांतर है तो कहीं बिंदु नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई हल नहीं। और यहाँ पे संपाती मतलब एक एक वो रेखा जो है, दोनों जो रेखा है एक वो पर है, अर्थात यहाँ बिंदु बन रहा है, सब जगह बिंदु बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा बिंदु बन रहा है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा बिंदु मतलब अनेकों हल, काफ़ी ज़्यादा बिंदु मतलब अनेकों हल। एगो बिंदु मतलब एगो हल, एको गो बिंदु मतलब कि एको गो हल नहीं, अनंत बिंदु मतलब कि अनंत हल या फिर अनेकों हल। और यहाँ पे अनंत बिंदु मतलब कि संपाती रेखा, एको गो हल नहीं मतलब कि समांतर रेखा, एगो हल मतलब कि प्रतिच्छेदी, एगो मतलब कि एक एगो जगह काट रही है तो प्रतिच्छेदी, एको गो हल ना मतलब एको गो हल नहीं मतलब कि क्या, समांतर है ना है, और अनेकों हल के मतलब क्या कि संपाती है। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इस तरह जो है आपका देकर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा। और अब यदि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो आपको यदि हम बता दें कि यदि आपको इक्वेशन दे दे 3x + 2y + 5 = 0 और दे दे आपका 5x या फिर सिर्फ दे दे आपका क्या दे दे 6x प्लस में 4y प्लस में 6 = 0 और आपसे पूछे कि इसका सब कुछ बताइए। सब कुछ का मतलब का कि इसका कौगो हल है, इसका कैसा रेखा बनेगा। ठीक है, तो इसका सब कुछ निकालेंगे इस समीकरण का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको क्या बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस फॉर्म में देखना है कि इस फॉर्म में लिखना है कि वो किसके इक्वल होता है। तो A1 के जगह पर क्या है 3 है, A2 के जगह पे है क्या है 6 है, B1 के जगह पर 2 है, B2 के जगह पर 4 है, C1 के जगह पर 5 है, C2 के जगह पर क्या है 6 है। 6 है, हो गया। आप सबको काट कूट करेंगे तो हाई देखिए तो 3 दूना 6, 2 बार में 2 दूना 4, 2 बार में हाई नहीं कटेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 1/2 और यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2 और यहाँ पे आ रहा है 5/6। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हाई 1/2 दोनों बराबर, लेकिन हाई तीसरा का बराबर हो रहा है नहीं ना हो रहा है, यानी कि आपका जो है ये फॉर्म किसके रूप में आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 डज नॉट इक्वल टू 5/6। ये किसके बराबर किसके फॉर्म में आ रहा है हई देखिए, तो ये किसके फॉर्म में आ रहा है हई 2 नंबर के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, 2 नंबर के फॉर्म में आ रहा है। तो 2 नंबर के फॉर्म में आ रहा है, 2 नंबर के रूप में आ रहा है। तो 2 नंबर का रूप हम क्या बोले थे कि कोई हल नहीं और समानांतर रेखा था। क्या बोलेंगे इसका कि सर इसका जो हल होगा वो कोई हल नहीं होगा और जो रेखा बनेगी वो आपका समांतर रेखा बनेगी। क्या बनेगी, समांतर रेखा बनेगी। और जो आपका इसका डायग्राम होगा ऐसे बनेगा रेखा। ओके, तो ये आपका हल हो गया। तो इस तरह जो है एग्जामिनर आपका दे देगा 2 चर वाले 2 गो समीकरण दे देगा, रैखिक समीकरण, और उसमें कंपेयर करने के लिए बोलेगा और बोलेगा कि इसमें इसका कौगो हल होगा, इसका रेखा क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो है आपका रैखिक समीकरण से रिलेट करता हुआ जो भी कंसेप्ट था वो आपका सभी क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, कितना मिनट का हुआ, वाह।
तो ये ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, तो इसलिए जो है हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। लेकिन हमको अगले वीडियो में क्या जानना है, इस द्विघात समीकरण के बारे में जानना है और इसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। इस रैखिक समीकरण से ज़्यादा तो रिलेट करता हुआ क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी आपका 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन द्विघात समीकरण से 3-4-5 क्वेश्चन आराम से पूछ लिया जाता है। इसलिए द्विघात समीकरण को का भी वेट कीजिएगा, उसको भी हम लोग काफ़ी डिटेल से जानेंगे और जब ये दोनों क्लियर हो जाएगा तब जाकर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगला वीडियो जो आएगा वो आपका द्विघात समीकरण पर आधारित आएगा। ये आपका रैखिक समीकरण का द एंड हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे बातें, या फिर कहीं भी आप नहीं समझे हैं या फिर हम नहीं समझा पाए हैं कहीं भी आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। वहाँ पे हम अपना सुधार करने का प्रयास अधिक से अधिक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ हम मिस्टेक किए हैं या फिर कहाँ हम आपको जो है समझ में नहीं आया, उसको हम अगले द्विघात समीकरण में आएंगे लेकर वीडियो, तो उसमें हम जरूर बताएंगे। तो ठीक है, जब हम डाल देते हैं वीडियो उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कमी कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। ऐसे हम अपनी तरफ से काफ़ी अधिक प्रयास किए हैं आपको समझाने का, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। हम किताबी भाषा में कोई भी बात नहीं बताए हैं, सिंपल लैंग्वेज में बताए हैं, जिस तरह आप समझ पाए और जिस तरह जो है आप आसानी से क्वेश्चन कर पाए। क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, न कि बोर्ड का एग्जाम देना है। बोर्ड का एग्जाम देना होता है तो क्या पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, 1 बाई 1 करके पूरा वर्ड को लिखते हैं, तो वहाँ पे ये नहीं करना है। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, डायरेक्ट आंसर को पिक करना है। तो इसलिए जो है हम लोग को जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वही हम लोग यहाँ पे इसके बारे में चर्चा किए हैं। तो ये था आपका रैखिक समीकरण का पार्ट। अगला पार्ट जो आएगा वो द्विघात समीकरण का होगा। ओके, उसमें द्विघात समीकरण से रिलेट करते हुए सारे फॉर्मूले वगैरह सबकी चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थम्स अप कर दीजिएगा, यानी कि लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपसे रिलेटेड जो भी संबंधी जो है आपके दोस्त वगैरह जो आपके IT एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरे हैं, तो प्लीज़ उसको भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है अधिक वॉच टाइम हमारा भी बढ़े और अधिक सब्सक्राइबर हमारा भी बढ़े, थोड़ा सा हमको भी बेनिफिट मिल सके। ओके, तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे पूरा का पूरा, और कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही जानते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।